हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए ना तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है प्रवाह के साथ पढ़ना, ऊंचे स्वर और अस्पष्ट रूप से पढ़ना, अथवा आपका हो जाएगा पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना, अथवा पठन के समय विराम चिन्हों और अस्तर शैली का प्रयोग करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे व्याख्या भी दे रहा है कि पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है कि पाठ्य सामग्री में अर्थ निकालना। पठन का अर्थ होता है लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट है कि सार्वभौमिक व्याकरण पदावली नाम चॉम्स्की द्वारा दी गई है। सार्वभौमिक व्याकरण क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि सभी के द्वारा सर्वत्र अनुसरित बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है और लोगों द्वारा आसानी से पहचाना जाता है। सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है और सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए आधारभूत अग्रवर्ती व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है, अथवा सार्वभौमिक रूप से माननीय कार्य अभ्यास जिन्हें समय के साथ व्याकरण के रूप में जाना गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, और सार्वभौमिक कौन देते हैं? सार्वभौमिक व्याकरण के सिद्धांत आपके नॉम चॉम्स्की देते हैं। यहाँ पे आप लोग को व्याख्या दे रहा है कि सार्वभौमिक व्याकरण पदावली नाम चॉम्स्की द्वारा दी गई है। सार्वभौमिक व्याकरण सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह माना जाता है। सार्वभौमिक व्याकरण के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि यदि मनुष्य को सामान्य परिस्थितियों में लाया जाता है तो हमेशा कुछ गुणों के साथ भाषा विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र एवं अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए? उन्हें सुरक्षित रखने और फटने से बचाने के लिए ऊंचाई पर रखना चाहिए जहां विद्यार्थी न पहुंच सकें। और यहाँ पे दे रहा है कि उसे सुविधाजनक ऊंचाई पर होनी चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सकें और पढ़ भी सकें, अथवा कक्षा के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर लगाने चाहिए, अथवा पुस्तकालय में लगाने चाहिए जहां शिक्षार्थी जाएं और सामग्री की खोज कर सके। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इसे सुविधाजनक ऊंचाई पर होनी चाहिए जहाँ पर शिक्षार्थी उन्हें छू भी सके और पढ़ भी सके। ये ना हो कि उन्हें सुरक्षित रखने और फटने से बचाने के लिए शिक्षार्थी तक पहुँचे ही ना, ये बात नहीं है। और कक्षा के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर लगाना भी उचित नहीं है। पुस्तकालय में लगाने चाहिए जहाँ शिक्षार्थी जाएं और सामग्री की खोज कर सके, ये बात नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र एवं अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन बच्चों की सुविधाजनक ऊंचाई पर करना चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सके और पढ़ भी सके। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर प्रिंट, यही है आपका व्याख्या ही दे रहा है कि प्रिंट समृद्ध परिवेश अधिगम में सहायक सामग्री की तरह कार्य करता है और भाषाई कक्षा को रुचिकर बनाता है। प्रिंट या चित्र देखकर बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि बुनियादी साक्षरता एवं गणित FLN मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन दे रहा है पूर्व विद्यालय से ही अंग्रेजी भाषा लागू करना, नियमित रूप से कक्षा परीक्षण आयोजित कर आकलन को बाल मित्रवत बनाना, अथवा उन भाषाओं का प्रयोग करना जिनसे शिक्षार्थी परिचित हैं, अथवा निर्देश का माध्यम बदल कर अंग्रेजी माध्यम कर देना। तो देखिए, पूर्व विद्यालय से ही अंग्रेजी भाषा लागू कर देने से बच्चे का विकास नहीं होगा। नियमित रूप से कक्षा परीक्षण आयोजित कर आकलन को बाल मित्रवत बनाना, नहीं, उन भाषाओं का प्रयोग करिए जिससे शिक्षार्थी पहले से ही परिचित हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर
यहाँ पे आप लोग को व्याख्या दे रहा है कि बुनियादी साक्षरता एवं गणित FLN मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि उन भाषाओं का प्रयोग करना जिनसे शिक्षार्थी परिचित हों। बुनियादी साक्षरता एवं गणित मिशन एवं राष्ट्रीय पहल है FLN मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में कि एक महत्वपूर्ण कदम है कि बच्चे कक्षा 3 तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यानात्मक कौशल को प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, गीतिका बिहार में रहती थी। वह अपने पिता के साथ दिल्ली आई और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी। वह मैथिली भाषा बोलती है। आप उससे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और अब तक जो कक्षा में हुए हैं उन्हें जानने के लिए कहेंगे। अथवा सेकेंड बोल रहा है, आप उससे अनौपचारिक रूप से बात करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे जिससे कि वह नई स्थिति में सहज को महसूस करे। अथवा आप उससे विद्यालय की माध्यम भाषा हिंदी में बात करेंगे जिससे कि वह जल्दी से जल्दी हिंदी सीख ले। अथवा आप उसे हिंदी लेखन में बहुत से अभ्यास कार्य देंगे क्योंकि उसे हिंदी सीखनी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर, तो यहाँ पे आप लोगों से बोल रही है कि उसे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और अब तक के जो काम कक्षा में हुए हैं उन्हें जानने के लिए कहेंगे। और सेकंड बोल रहे हैं कि आप उसे अनौपचारिक रूप से बात करेंगे जैसे कि मैथिली भाषा स्वीकृत करेंगे जिससे कि वह नई स्थिति में सहज महसूस कर सके। अथवा आप उस विद्यालय की माध्यम भाषा हिंदी में बात करेंगे जिससे कि वह जल्दी से जल्दी हिंदी सीखे और अभ्यास कराना। तो देखिए, अगर आप डायरेक्टली कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं जो चीज़ हमें नहीं आ रहा है तो कोई भी कहीं अदर कंट्रीज़ में जा रहे हैं, चाहे कहीं अदर आपका राज्य ही हो गया, कर्नाटका हो गया, हिमाचल हो गया, मध्य प्रदेश, हर जगह की लैंग्वेज अलग अलग है। अगर डायरेक्टली हम लोग जा रहे हैं तो अगर तुरंत उस लैंग्वेज में कोई बात कर रहा है तो हम लोग तुरंत नहीं सीख पाएंगे क्योंकि हमारा पूर्व ज्ञान नहीं है। तो क्या बोल रहा है कि डायरेक्टली आप बोलेंगे जिससे कि वो जल्दी जल्दी से सीख ले, तो ये बात तो गलत हो गया। फिर यहाँ पे बोल रहा है आप लोगों से कि अभ्यास करवाएंगे, तो जहाँ आपको दोहराना हुआ, अभ्यास कराना हुआ, ये सारे निगेटिव वर्ड होते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि उससे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और अब तक के जो काम कक्षा में हुए हैं उन्हें जानने के लिए कहेंगे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप उससे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को आप स्वीकृत करेंगे जिससे कि वह नई स्थिति में सहज महसूस करे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे आप लोग को व्याख्या दे रहा है कि गीतिका बिहार में रहती थी। वो अपने पिता के साथ दिल्ली और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी। वह मैथिली भाषा बोलती है। आप एक शिक्षक होने के नाते उसे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे जिससे कि वह नई स्थिति में सहज महसूस करेगी। ऐसा करने से बच्चे बेझिझक अभिव्यक्त करने में समर्थ हो पाते हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है कि जिसे पोर्टफोलियो में आपके नहीं रखा गया है। चित्रकारी हुआ, कार्यपत्रक हुआ, अथवा फोटोग्राफ, अथवा कक्षा में हुई चर्चा। तो यहाँ देखिए आपके बच्चे से जितने जुड़े हुए हैं, चित्रकारी, कार्यपत्रक, वर्कशीट, ये सारे आपके बच्चे के जांच में जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों हो गए, लेकिन कक्षा में हुई चर्चा ये नहीं जुड़ा हुआ है, तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कक्षा में हुई चर्चा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता। पोर्टफोलियो में विद्यार्थियों की मूलभूत जानकारी के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं को समाहित किया जाता है। विद्यार्थी का नाम, कक्षा एवं वर्ग, पाठशाला का नाम, जन्म तिथि, दाखिल, खारिज जाति, आधार कार्ड नंबर, समग्र ID अथवा फोटोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि एक अच्छे में ... सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु थीम को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। अनुच्छेद, प्रारूप, पैराफ्रेज अथवा संपादन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद। एक अच्छे अनुच्छेद में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु थीम को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे व्याख्या भी दे रहा है कि एक अच्छे अनुच्छेद में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु को थीम उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है। विस्तृत पठन, सस्वर पठन, गहन पठन अथवा निर्देशित पठन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गहन पठन। क्या हो जाएगा? गहन पठन। अगर तरीका पंक्ति से दर पंक्ति, अगर वो पंक्ति से दर पंक्ति बोल रहा है, संकेत दे रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गहन पठन। मतलब वो जानकारी गहन रूप से ली गई है, तो पंक्ति दर पंक्ति का संकेत दे रहा है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर,
यहाँ पे आपको व्याख्या दे रहे हैं कि पठन का गहन पठन तरीका पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है। गहन पठन सस्वर और मौन वाचन कौशल की योग्यता का विकास होता है, जिससे कि माध्यम से अधिक ज्ञानार्जन किया जाता है। पठन कौशल के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं: सस्वर पठन, गहन पठन, मौन पठन और आपका व्यापक पठन। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? एक खेल कक्ष के रूप में जिससे कि कई झुनझुने व खिलौने हैं। कक्षा में पठन कोना अथवा कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, पोस्टर, कविताएं आदि, अथवा कक्षा में ऐसा स्थान जहां विद्यार्थियों की कापियां, कक्षा प्रदत्त कार्य और गृह कार्य रखा जा सके। तो यहाँ पे पूछ रहा है कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को किस रूप में आप वर्णित करेंगे? तो एक खेल कक्ष के रूप में जिससे कई झुनझुने व खिलौने होंगे, अथवा कक्षा में पठन कोना अथवा कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य होगा, चार्ट, पोस्टर अथवा कविताएं आदि, अथवा कक्षा में ऐसा स्थान हो जहां पे विद्यार्थी कापी, कक्षा प्रदत्त कार्य और गृह कार्य रखा जा सके। तो इससे बेस्ट आंसर कोई नहीं होगा कि कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य होगा, चार्ट होगा, पोस्टर होगा, कविताएं आदि आपके रखे जाएंगे। आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कक्षा में प्रदर्शित बच्चों के कार्य होंगे, चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि रूप से वर्णित किया जा सकता है। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय है कि कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना, क्योंकि पढ़ाई जा रही चीज़ों को जब चित्रों या लिखित सामग्री के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो अधिगम अधिक से अधिक प्रभावशाली के रूप में होता है। नेक्स्ट है कि भाषा अधिगम के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि विद्यार्थियों को व्याकरणिक नियम सीखने में मदद करता है, अथवा किसी शब्द विशेष अर्थ समझने में मदद करता है, अथवा पाठ्य पुस्तक के पठन में मदद करता है, अथवा कविता और कल्पना परक कहानियाँ लिखने में मदद करता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाषा अधिगम में के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि विद्यार्थियों को आपके किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में यहाँ पे मदद करता है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे व्याख्या दे रहा है कि भाषा अधिगम के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में मदद करता है। भाषा अधिगम एक सचेतन प्रक्रिया है जिसमें बच्चे औपचारिक रूप से विद्यालय या नियमों को सीखते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि यह दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है, अथवा अध्यापक के लिए बच्चों की भाषा में अवधारणाएं समझना आसान होता है, क्योंकि सभी अध्यापक बहुभाषी होते हैं। अथवा विद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के दूसरे माध्यमों पर ध्यान देना चाहिए। इससे कक्षा को बहुभाषी बनाने और आपका फोर्थ बोल रहा है कि इससे कक्षा को बहुभाषी बनाने में मदद मिलेगी और विद्यार्थियों को कक्षा में प्रयोग की जा रही सभी भाषाओं में निपुणता प्राप्त करने में मदद की जा सकती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है, ना कि अध्यापक के लिए बच्चों की भाषा अवधारणाएं समझना आसान है, क्योंकि सभी अध्यापक यहाँ पे बहुभाषी हैं। निगेटिव वर्ड है। विद्यालय में मातृभाषा पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी आपका निगेटिव हो गया। और यहाँ पे बोल रहा है कि इससे कक्षा को बहुभाषी बनाने में मदद मिलती है, ये भी आपका निगेटिव वर्ड हो गया। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि यह दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है। मातृभाषा से बच्चों का परिचय घर और परिवेश से ही शुरू हो जाता है। इसे भाषा में बातचीत करने और चीज़ों को समझने और समझने की क्षमता के साथ विद्यालय में दाखिल होते हैं। अगर उनकी इस क्षमता का इस्तेमाल पढ़ाई के माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव करके किया जाए तो इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक से संबंधित नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है सामाजिक अंतःक्रिया, मदद, सहारा देना, अथवा निकष्ट
विकास का क्षेत्र अथवा भाषा अर्जन उपकरण। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का भी सिद्धांत दिया है, पाठ सहारा देना भी दिया है, और निकृष्ट विकास का क्षेत्र आपके जेड पीढ़ी का सिद्धांत आपके वाइगोत्स्की ने दिया है। लेकिन भाषा अर्जन उपकरण उनका नहीं है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से भाषा अर्जन उपकरण पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, जबकि सामाजिक अंतःक्रिया मदद सहारा देना निकृष्ट विकास का क्षेत्र वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया भाषा संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। भाषा वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक उपकरण टूल मानते हैं, जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति के साथ रहकर अंतर्क्रिया करता है। संस्कृति वाइगोत्स्की सिद्धांत में संस्कृति का अपना अहम योगदान होता है। संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है। संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र वाइगोत्स्की के संभावित विकास का क्षेत्र जेड पीढ़ी के अनुसार व्यक्ति को इस स्तर पे सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि ध्वनिग्रामिक स्वर्णिम जागरूकता किससे संबंधित है। तो ध्वनिग्राम या चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता, बोले जा रहे शब्दों में स्वर्णिम को पहचानने और प्रयोग करने की सटीकता और प्रवाह के साथ शब्दों को पढ़ना अथवा सही वर्तनी के साथ लिखना। तो यहाँ पे पूछ रहा है ध्वनिग्रामिक स्वर्णिम जागरूकता किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहीं भी ध्वनिग्राम पूछ रहा है, छोटी से छोटी जो वर्ड होते हैं ना, वो हो जाएंगे आपके स्वर्णिम। वही बोल रहा है कि ध्वनिग्राम में जागरूकता किससे संबंधित होता है, तो आपके ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे आप लोग व्याख्या भी देख लीजिए कि ध्वनिग्राम स्वर्णिम जागरूकता ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता से संबंधित होता है। किसी भाषा या बोली में स्वर्णिम उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि बच्चे भाषा की बारीकियों को पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं, जबकि वे अध्यापक का बारीकी से अवलोकन करते हैं, बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन में भाग लेते हैं, अथवा एकीकृत तरीके से भाषाई कौशल में संलग्न रहते हैं, अथवा वयस्क की मदद से स्वर को पठन करते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अध्यापक का बारीकी से अवलोकन करना नहीं, यहाँ पे बच्चे की बात हो रही है ना। बुलेटिन बोर्ड को सजाना, यहाँ पे कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो बच्चे की बारीकियों से पहचान करना, और यहाँ पे जो बच्चा सीख रहा है, समझ को यहाँ पे विकसित कर रहा है, तो यहाँ पे एक ही आपका सबसे पॉजिटिव वर्ड है जो कि एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे आप लोगों को व्याख्या भी दे रहा है कि बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं जब एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं। भाषा के साथ संलग्नता का अर्थ है कि जो भाषा से संबंधित हैं, जैसे शिक्षार्थी तथा शिक्षक मिलकर व्याकरण के नियमों पर कार्य करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के साथ संलग्नता का अर्थ है शिक्षार्थी उद्देश्यों के लिए भाषा कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में सही है। एक भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषाओं के विकास को बाधित करता है, अथवा विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर्संबद्धता से होता है, अथवा मातृभाषा में निपुणता दूसरी भाषा को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है। तो कठिनाई तो पहले ही निगेटिव हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे बोला है कि लंबी अवधि में मातृभाषा के माध्यम से अधिगम होने से दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए समय नहीं बचता है, ये भी आपका निगेटिव हो गया। यहाँ पे बोल रहा है कि विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर्संबद्धता से होता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकंड। यहाँ पे बोल रहा है विकास को बाधित करता है, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे व्याख्या भी देख लीजिए आप लोग का, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या दे रहा है कि विभिन्न भाषाओं में निपुणता का अंतर्संबद्धता निपुणता विकास का
निपुणता का विकास अंतर संबद्धता से होता है। भाषा अधिगम के बारे में सही है कि मनुष्य भाषा को सिखाना भाषा अधिगम होता है। हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने एवं समाज एवं परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषा क्षमता का विकास करता है वह प्रक्रिया भाषा अधिगम कहलाता है। चलिए एक और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है। किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं, बोली और भाषा एक ही होती है, अथवा एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, अथवा बोली और भाषा पारंपरिक रूप से बोधगम्य है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, ना कि किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं। बोली और भाषा एक ही होती है नहीं, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को व्याख्या भी दे रहा है कि एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। भाषा के बारे में सही कथन है कि एक भाषा के अंदर अनेक बोलियां हो सकती हैं, लेकिन एक बोली के अंदर अनेक भाषा नहीं होगी। एक भाषा के विभिन्न बोलियां बोलने वाले लोग परस्पर एक दूसरे को समझ लेते हैं, किंतु विभिन्न भाषाएं बोलने वाले दूसरे को समझ नहीं सकते हैं। अर्थात भाषाओं की विभिन्न बोलियां और बोधगम्यता होती हैं। जैसे कि खड़ी बोली में मैं जाता हूँ, बोलने वाले ब्रज भाषा को जान लो आसानी से समझ लेगा, लेकिन अंग्रेजी आई गो नहीं समझ सकेगा। नेक्स्ट है कि निपुण क्या है। तो यह विद्यालयी बच्चों के लिए शिक्षा का एक कार्यक्रम है, अथवा यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान में समुन्नत करने के कार्यक्रम है, अथवा यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चे में पठन और गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है। यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चे में देशभक्ति विकसित करने का कार्यक्रम। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है ना कि कौन सा, यहाँ पे एक सेकेंड, निपुण क्या है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यह विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम है नहीं। यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन और गणितीय कौशल को विकसित का कार्यक्रम है नहीं। यहाँ विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में देशभक्ति विकसित करना नहीं। यहाँ यह जो है विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है, जो निपुण भारत है, निपुण अभियान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आप लोगों को निपुण मिशन विद्यालय के बहुत छोटे बच्चे में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम माना जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। निपुण का अर्थ होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। आपका संख्यानात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता। निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य है आधारभूत साक्षरता एवं संख्यानात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर विकसित करना है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे आप लोगों को क्वेश्चन जितना भी प्रोवाइड करा रहे हैं सारे आपके PYQ, और देखिए आपके PYQ से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। तो एक एक टॉपिक अगर आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे तो मैं श्योरली बोल रही हूँ कि यहाँ से 2 से 3-4 क्वेश्चन तो आप लोग के पक्के हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके यहाँ पे कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। 7 जुलाई 2021 को धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की गई थी। यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे ग्राहक कौशल कहा जाता है। पठन एवं श्रवण, पठन एवं वाचन, लेखन और श्रवण अथवा लेखन और वाचन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राह्य कौशल जो होता है आपके पठन और श्रवण हो जाएगा। निम्नलिखित में थे पठन और श्रवण को ग्राह्य कौशल कहेंगे। लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। नेक्स्ट है, और श्रवण कौशल किसी की वाचन सुनने और सुनकर अर्थ का भाव समझने की क्रिया श्रवण कौशल कहलाती है। वाचन तथा लेखन अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, बहुभाषावाद क्या है। तो विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन, कार्यालयी भाषा, सहकार्यालयी भाषा और अंग्रेजी का अध्यापन, अथवा विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम, अथवा विद्यालय के रचनात्मक वर्षों में कम से
कम 3 भाषाओं का शिक्षण। तो यहाँ पे आपसे बहुभाषावाद की बात कर रहा है। तो यहाँ पे विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन का बात नहीं कर रहा है, ना तो यहाँ कार्यालयी भाषा, सहकार्यालयी भाषा और अंग्रेजी भाषा की बात कर रहा है। यहाँ पे बात कर रहा है आपके विद्यालय में शिक्षार्थी की भाषा का शिक्षण अधिगम, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि विद्यालय में रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाओं का शिक्षण। आपका ये सारे निगेटिव वर्ड हो जाएंगे। और देखिए हर आपके सीटेट अगर पास होना है तो बच्चा हर जगह आप लोग को पॉजिटिव वे में ही आएगा, कहीं बच्चे को निगेटिव में दर्शाना ही नहीं है। इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषा का शिक्षण अधिगम, यहाँ पे बहुभाषावाद हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप लोग को दे भी रहा है कि विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम होता है। बहुभाषावाद या बहुभाषिता से तात्पर्य है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग है। किसी बच्चे द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बहुभाषावाद कहलाता है। नेक्स्ट है आप लोगों के स्क्रीन पर कि कक्षा में 2-1 से अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आएँ। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने क्या होंगे? शिक्षण सामग्री होंगे, वास्तविक सामग्री या रियलिया होंगे, अथवा वास्तविक वस्तुएं होंगे, अथवा प्रदत्त कार्य होंगे। तो यहाँ पे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु वाहन अपने खिलौने लेकर आएंगे, तो यहाँ पे वास्तविक सामग्री आपका रियलिया हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आएंगे। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से यह खिलौने वास्तविक सामग्री रियलिया कहलाएगी। वास्तविक सामग्री के माध्यम से छात्र पठन को आसानी से समझते हैं तथा सीधे संपर्क में आकर सूक्ष्म चिंतन की ओर अग्रसर होते हैं। कक्षा 3 कि एक बालिका है, शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है, पढ़ भी लेती है। वह क्या करने का प्रयास कर रही है? यहाँ पे बोल रहा है संकेत बनाना एनकोडिंग, संकेत खोलना डिकोडिंग, अथवा अर्थ निर्माण कर रही है अथवा अर्थ के लिए पठन करे। तो यहाँ पे जो बच्ची है शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ ले रही है, वह पढ़ भी ले रही है, तो वह क्या कर रही है? तो संकेत खोलना आपका डिकोडिंग हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, कक्षा 3 की एक बालिका है, शब्दों के प्रत्येक अक्षर को ध्वनि समझ भी ले रही है और पढ़ भी ले रही है। वह संकेत खोलना डिकोडिंग कर रही है। और डिकोडिंग सीखने के लिए बुनियादी आधारभूत कौशल बच्चों के शब्द पहचानने की क्षमता होती है। जो बच्चा शब्द और उसके अर्थ को जितनी बेहतरीन से समझता है, वह संकेत खोलना आपका डिकोडिंग के कौशल को उतनी अच्छी गति से सीख सकता है। अब नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि पहली कक्षा में अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे कीरम काटे स्क्रबलिंग बना सकते हैं, चित्रकारी कर सकते हैं। बच्चे की इन गतिविधियों को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आरंभिक साक्षरता कहेंगे, अथवा हाथ आँख समन्वयन कहेंगे, अथवा लेखन विकास कहेंगे, अथवा चित्रकारी सीखना कहेंगे। तो स्क्रबलिंग क्या आता है आप लोग बताइए। जो स्क्रिबलिंग होता है ना, जो बच्चे छोटे छोटे ऐसे ऐसे बिना मतलब का ऐसे ऐसे करेंगे जो आपका, तो हो जाएगा वो पहला जो आरंभिक साक्षरता होता है ना, उसमें आ जाएगा स्क्रबलिंग, जिसे कीरम काटे बोला जाता है। वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आरंभिक साक्षरता। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहली कक्षा में अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे कीरम काटे स्क्रबलिंग बना सकते, चित्रकारी कर सके। बच्चे की इन गतिविधियों को आरंभिक साक्षरता के नाम से जाना जाता है। स्क्रम्बलिंग में छोटे बच्चे आमतौर पर अपनी कलम और पेंसिल के आगे पीछे या ऊपर नीचे की स्थिति में घुमाते हैं, आड़ी तिरछी रेखा करके लिखने का प्रयास करते हैं। अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गतियों का नहीं है? यहाँ पे आप लोगों से दे रहा है भाषा विकास, मूल्य विकास, कल्पनाशीलता एवं अनुमान, अथवा व्याकरणिक क्षमता का विकास। तो यहाँ पे आप लोगों से दे रहा है ना कि अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य है तुकबंदी और शिशु गतियों का नहीं है? तो भाषा विकास, मूल्य विकास, कल्पनाशीलता, अनुमान तो हो सकता है, लेकिन व्याकरणिक क्षमता का विकास नहीं हुआ रहता है। तो राइट आंसर 4th हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अब अधिगम के शुरुआती वर्षों में तुकबंदी और शिशु गतियों का उद्देश्य नहीं है कि व्याकरणिक क्षमता का विकास करना। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है आपके?
बच्चों के पठन विकास, संख्या कैसे लिखी जाती है, समझने में समस्या का सामना करना अथवा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का संचालन करना, अथवा आपके शिक्षार्थियों में एक समझ विकार, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके बच्चों में पठन विकार, जो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है डिसलेक्सिया, बच्चों के शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होती है या पठन विकार से संबंधित होती है। डिस्ग्राफिया में बच्चे ठीक से लिख नहीं पाते हैं। डिस्कैलकुलिया में उसे गणित समझने में दिक्कत आती है। अश्वनी कक्षा 5 में पढ़ता है। कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशल का विकास हो चुका था। अब वह अंग्रेजी को अच्छी तरह से पढ़ने भी लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है? आपका पठन निपुणता का विकास, दक्षता संवर्धन अथवा पठन का कौशल अथवा कौशल अंतरण, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप लोगों से बोल रहा है कि पठन निपुणता का विकास यहाँ पे होगा अथवा दक्षता संवर्धन होगा अथवा पठन कौशल अथवा कौशल अंतरण। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ना कि अपनी मातृभाषा में पठन कौशल का विकास हो चुका है उस बच्चे में, अब वह अंग्रेजी को भी अच्छी तरह से पढ़ने लगा है, तो अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता क्या कहलाएगी? तो कौशल अंतरण कहलाएगा। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन, अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है। कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशल का विकास भी हो चुका है। अब वो अपनी अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़ने भी लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता कौशल अंतरण प्रतिबिंबित हो रहा है। कौशल अंतरण से अर्थ है कि किसी विषय में कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग करना किसी अन्य विषय कार्य अथवा दूसरे के विषय में सहायक होता है, तब उसे कौशल अंतरण भी कहा जाता है। एक अध्यापक विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चे को भाषा की कक्षा में शब्द समूहों, शिशु गीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा के अधिगम के विकास के लिए उपागम का अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन दे रहा है कि समग्र भाषा उपागम, स्वनिम उपागम अथवा शब्द विधि अथवा समग्र वाक्य। यहाँ से आप बोल रहा है ना कि शिशु गीत, तुकबंदियाँ और छोटी छोटी कहानियाँ परिचित करवा रहा है, तो यहाँ पे समग्र भाषा का उपागम कर रहा है। क्या कर रहा है? तो समग्र भाषा का उपागम। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये भी देख लीजिए कि एक अध्यापक विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चे की भाषा के कक्षा में शब्द संबंध समूहों, शिशु गीत, तुकबंदी और छोटी छोटी कहानियों को परिचित करवा रहा है। वह भाषा अधिगम के समग्र भाषा उपागम का अनुसरण कर रहा है। समग्र भाषा पद्धति सीखने की प्रक्रिया एक ही तरीका है। इसमें बच्चे को वाक्यों, शब्दों के संदर्भ के साथ संपूर्णता में पढ़ने और समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि कक्षा के विद्यार्थियों को अपनी सर्वाधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया है। आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं, उससे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन दे रहा है आप लोगों के बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, पाठ से बाहर के प्रश्न, एक्स्ट्रापोलेटिव अथवा खुले अंत वाले प्रश्न। तो यहाँ पे आपसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो यहाँ पे खुले अंत वाले प्रश्न हो जाएगा आपका। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यह प्रश्न खुले अंत वाले प्रश्न प्रारूप के अंतर्गत आएंगे। खुले अंत वाले प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार का प्रश्न बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा को बढ़ाते हैं तथा उन्हें स्वयं सोचने की चुनौती भी देते हैं। कक्षा 4 की अध्यापिका है, अपने शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आता है? प्रमाणिक सामग्री, प्राकृतिक सामग्री, सृजित की गई सामग्री अथवा पर्यावरणीय सामग्री। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, सृजित की गई सामग्री। कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री दे रही है और वह प्रकृति पर अपना एक अनुच्छेद लिख रही है और यह पाठ्य सामग्री सृजित की गई सामग्री के अंतर्गत आएगी। सृजित सामग्री से तात्पर्य है कि विद्यार्थी द्वारा स्वयं के ज्ञान को अपने विचारों में अभिव्यक्त करना। नेक्स्ट है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटा गया है और अपनी रुचित का विषय, रुचि के अंतर्गत जो उनके विषय हैं चुनने के लिए कहा जा रहा है। बच्चों ने समूह में थीम पर आंकड़ों का संग्रहण किया और रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को आप क्या कहेंगे? परियोजना कार्य कहेंगे, पद्धत कार्य कहेंगे, समूह कार्य कहेंगे अथवा सहपाठी कार्य? तो यहाँ पे परियोजना कार्य राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटा जा रहा है। अपनी रुचि के विषय चुनने के लिए कहा जा रहा है। बच्चे ने समूह में थीम पर आंकड़ों का संग्रहण किया और रिपोर्ट लिखी।
भाषा अधिगम की इस गतिविधि को परियोजना कार्य कहेंगे। परियोजना कार्य उन गतिविधियों की एक श्रृंखला है जो छात्रों की उनकी क्षमताओं, रुचियों, व्यक्तिगत अनुभव और दृष्टिकोण का उपयोग करके अध्ययन करने तथा कार्य करने की अनुमति देता है। परियोजना कार्य शिक्षक का मार्गदर्शन तथा निगरानी में किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है कि विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम का नाम बताइए। भाषा सम्मेलन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अथवा आज़ादी का अमृत महोत्सव, अथवा भाषा संगम। यहाँ से आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम का नाम बताइए। तो यहाँ पे जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा संगम। यहाँ पे आप लोग व्याख्या भी देख लीजिए। विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार का नाम भाषा संगम है। यह भाषा संगम पहली स्कूली छात्रों को उनकी मातृभाषा के अलावा अन्य भारतीय भाषाएं सीखने के लिए बुनियादी बातचीत कौशल प्रदान करेगी। भारत के छात्रों को देश के अधिकतर भाषाओं से परिचित करवाने के उद्देश्य से हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने भारत सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के तहत भाषा संगम नामक एक पहल शुरू की है तथा इसकी शुरुआत आपके 27 नवंबर 2018 से की गई थी। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगा होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग के एग्ज़ाम के लिए होने वाले हैं। तो अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा सभी को राम राम, राधे राधे। सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। चलिए।